हाय गाइस, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूनिट 1 के पार्ट 2 के साथ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। हमने पूरा नेचर वाला पोर्शन कवर कर लिया है, नेचर एंड स्कोप मेनली। टुडे विल बी डूइंग द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, सो इट्स गोना बी अ शॉर्ट वीडियो। अगर तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। मैं यहाँ पे उसको डाल देती हूँ आई बटन के अंदर, बिकॉज दैट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ इट। ठीक है, नाउ विल बी मूविंग टू द हिस्ट्री ऑफ इट। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ फील्ड कैसे इवॉल्व करी, तो मैंने कुछ फिलोसफिकल एंटीसीडेंट्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि देयर वाज रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म। रैशनलिज्म हमारा कंसिडर करता था रीजन एंड थॉट को, एम्पेरिसिज्म कंसिडर करता था एविडेंस और एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो जो हमारी माइंड की स्टडी है उसकी रूट्स हमारे फिलॉसफी के अंदर भी हैं और फिजियोलॉजी के अंदर भी हैं। फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, फिजियोलॉजी इज़ योर फिजिकल बॉडी, हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, तो जो फिलॉसफी है हमारी वो इंट्रोस्पेक्शन को यूज़ करती है कि इन वर्ड्स आप अपने अंदर सोचो, अपने थॉट्स के बारे में सोचो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो, माइंड को समझने के लिए। फिजियोलॉजी जो है वो कहती है नहीं, साइंटिफिक चीज़ों को देखो, एम्पेरिकल को देखो, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं जब तुम कुछ कर रहे हो उसको देखो। तो जो स्टार्टिंग के अंदर थे ना, दो मेन ग्रीक फिलोसोफर्स थे हमारे। एंड तुम कुछ भी फील्ड में चले जाओ, तुम्हें प्लेटो एंड एरिस्टोटल तो हर जगह दिखेंगे। ठीक है, जो प्लेटो थे हमारे वो रैशनलिस्ट थे। वो कहते थे कि नॉलेज जो है वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से आती है, लाइक इनिशियल मतलब उसका स्टार्ट लॉजिकल थिंकिंग ही है, उसको आप रीजनिंग से निकालते हो, एक्सपेरिमेंट की नीड नहीं है। नॉलेज जो है वो आपकी गेन होती है थॉट्स के थ्रू। सो दे आर सेइंग दैट नॉलेज एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिस्कवर करते जा रहे हो। एरिस्टोटल सेज कि नहीं, नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आपके साथ चीज़ें होती हैं, व्हेन यू रियलाइज कि कहाँ क्या करना है वाली चीज़, सो दैट इज़ व्हाट योर एक्सपीरियंसेस। तो एरिस्टोटल वो थे। ठीक है, अब रैशनलिस्ट जो होते हैं वो लॉजिक के अंदर बेस्ड होते हैं, एम्पेरिसिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस होते हैं। इनसे हमारा अगेन डायलेक्ट बना, मैंने समझाया था थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। ठीक है, थीसिस ने कहा था रैशनलिज्म, थ्योरी, रीजन। एम्पेरिसिज्म ने कहा था ऑब्जर्वेशन एंड डेटा। सिंथेसिस के अंदर ये दोनों चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। देन केम रेने डेस्कार्टिस। ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच रैशनलिस्ट जिन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। एंड बट ही ऑल्सो डाउटेड कि अपने सेंसेस की रिलायबिलिटी क्या है। ठीक है, सो ही सेड दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो ही सेज कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो हूँ। बट कहीं ना कहीं उन्होंने आगे इन फ्यूचर अपना उसको भी डाउट करा कि क्या हम अपनी सेंसेस को फुली ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट अगैन ही मेजरली बिलीव कि जो थॉट है ना वो हमारा प्राइमरी प्रूफ है एग्जिस्टेंस का, कि आई कैन से दैट आई एम सिटिंग हियर, आई एम वेयरिंग अ स्ट्राइप वाला टॉप, दैट इज़ वाई आई एम वेयरिंग इट बिकॉज आई कैन थिंक इट। जॉन लोक आए, उन्होंने कहा कि अच्छा, ही वॉज अ एम्पेरिसिस्ट। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस होते हैं दे आर बॉर्न एज टेबुला रासा, ब्लैंक स्टेट होता है उनका, कि उन पे बस चीज़, जैसे अ किड हु इज बॉर्न इज लाइक वेरी स्मॉल एंड दे डोंट नो एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। ठीक है, इफ दे आर ग्रोइंग इन अ वेरी लविंग एनवायरमेंट दे टेंड टू बी काइंड, दे टेंड टू गिव दैट गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी। But if they are being grown up in a very abusive, very शोर शराबे वाला environment, then things are gonna be different. They will act differently. You must have heard that famous quote, children that have never seen war and children that have never seen peace can never correlate to each other, can never understand each other. सो वही वाली चीज़ है, एक आप ब्लैंक स्टेट की तरह आते हो एंड देन चीज़ें धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। सो दैट्स व्हाट जॉन लुक सेज। फिर आए हमारे इमैनुअल कैंट। तो इन्होंने एक सिंथेसिस दिया कि उन्होंने कहा कि दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज की बात जब हम करते हैं, और मॉडर्न साइकोलॉजी इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है। ये तो हमने देख लिया कि मेजर थॉट प्रोसेस क्या आया। ठीक है, नेचर नर्चर भी आया था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो हमने सारे डायलेक्ट्स के अंदर पढ़ ली हैं। देन वी हैव साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंट्स। तो ये थोड़ी हमारी हिस्ट्री है साइकोलॉजी की। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया था
It was the first major school of thought in psychology. This was given by William Wundt. तो इन्होंने कहा कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है ना, इसको हम छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. मेंटल एक्सपीरियंसेस जो है उनको छोटी चीज़ों में, जैसे सेंसेशन है, फीलिंग है, टेंशन है, मेमोरी है, थिंकिंग है, परसीविंग है, ये सारे हम कॉम्पोनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप एक फ्लावर देख लो, ये फ्लावर है, ठीक है, दिस इज़ अ फ्लावर. I know it's a very ugly flower, but it is a flower and we don't call stuff ugly. It's very good, I made it. This is the stem. These are the leaves. No, these are the petals. These are the leaves. ठीक है, और ये उनके एंथर्स बना दिए मैंने थोड़े बहुत. I don't know ये कौन सा फ्लावर है, बट ये एंथर्स आ गए उसके. सो हमने इनको छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन कर दिया. जैसे दिस इज़ अ बॉटल. It's blue in color, it's somewhat cylindrical in shape, it has a cap to it. तो ये चीज़ों को हमने ब्रेक डाउन करा, ठीक है. तो उन्होंने, विलियम वुंड जो थे, ही वाज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, एंड इन्होंने कहा कि वी कैन स्टडी द माइंड बाय एनालाइजिंग इट्स एलिमेंट्स. प्रोसेसेस जो हैं, जो कॉन्शियस, नॉट प्रोसेसेस, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, उसको हम ब्रेक डाउन कर करके पढ़ सकते हैं. फिर इसके बाद आया हमारा फंक्शनलिज्म. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. हम व्हाट पे फोकस नहीं करेंगे कि क्या चीज़ है, हम फोकस करेंगे हाउ पे. ठीक है, सेंसेशन है, परसेप्शन है, पर क्यों है, कैसे वर्क करता है. ठीक है, पानी की बॉटल है, ब्लू है, ढक्कन है, फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर, राइट. सो दे स्टडी हाउ द माइंड वर्क्स बाय देयर मेंटल प्रोसेसेस. उनका पर्पस क्या है, लोग कोई चीज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. ठीक है, इन्होंने कहा कि माइंड को समझना मतलब उनके फंक्शंस को, उनके प्रोसेसेस को समझना. दिस वाज स्टार्टेड बाय विलियम जेम्स. देन उन्होंने कहा कि सेंसेशन को ब्रेक डाउन करने की जगह उनको ये जानो कि जो फ्लावर है वो कैसे एक पर्सन को सर्वाइव करने में मदद कर रहा है. वुड इट इन फ्यूचर बिकम अ फ्रूट. ठीक है, रुको, ये क्या हो गया. हाँ, देन इसके बाद ऑब्वियसली हमारा फंक्शनलिज्म आया. तो इन्होंने अराइज कर दिया हमारा प्रेगमेटिज्म को. ठीक है, ये प्रेगमेटिज्म कहते हैं कि जो भी हमारी नॉलेज है उसको आप उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे जज करो. हमारे पास कुछ नॉलेज है, आई हैव अ बॉटल, नाउ व्हाट डू आई डू विद इट. आई कैन पुट इन वाटर ना इसमें, कि मुझे जो चीज़ पता है उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. नॉलेज का कोई सेंस नहीं अगर मुझे उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता ही नहीं है. नॉलेज इज़ वैल्यूएबल इफ़ इट हेल्प्स इम्प्रूव रियल लाइफ आउटकम्स. ठीक है, मुझे पता है कि भाई कॉफ़ी हेल्प कर सकती है फोकस में, पर जब तक मैं कॉफ़ी पीऊँगी नहीं, जब तक मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं करूँगी, देन उस नॉलेज का मतलब क्या हुआ. ठीक है, विलियम जेम्स ने अगैन बोला ये कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी एंड फंक्शनलिज्म. उन्होंने एक बुक दी हमारी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी करके. आज भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा रेफर करी जाती है. उसमें टेंशन, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन जैसे काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करी गई है. जॉन डूई करके एक और साइकोलॉजिस्ट आए जो एक बड़े प्रैग्मेटिक थे. ठीक है, तो इन्होंने एजुकेशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ा काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक व्यूज़ से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू. उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होनी चाहिए. मैं सीख रहा हूँ कुछ, तो मैं क्यों सीख रहा हूँ. ओके, मेथड्स की बात करी जाए अगर, तो फंक्शनलिज्म जो थे उन्होंने किसी सिंगल मेथड को यूज़ नहीं करा. उन्होंने कहा कि जो भी टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर के लिए, हम वो यूज़ करेंगे. ठीक है, अब फंक्शनलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत हेवीली फोकस करा कि क्यों, क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, बट उन्होंने कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स नहीं बताए हैं चीज़ों के लिए, जैसे कि लर्निंग के लिए क्यों होती है, कैसे होती है. ठीक है, तो ये बहुत सारा लिटरेचर में गैप था जो कि आगे एसोसिएशनिस्ट या बिहेवियरिस्ट ने थोड़ा थोड़ा उसको समझ के एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. ठीक है, प्रैग्मेटिज्म वही कहते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, जैसे कि आप अपने स्टडी नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हो. ठीक है, जैसे कि आप देख लो, समटाइम्स व्हेन यू डोंट हैव टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते हो कि अच्छा ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आप उसी को पढ़ते हो. ठीक है, देन वी हैव एसोसिएशनिज्म. इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट एक्सप्लोर्स हाउ मेंटल एलिमेंट्स
बिकम लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द माइंड। जैसे आपके जो भी आइडियाज़ हैं, इवेंट्स हैं, सेंसेशंस हैं, इन चीज़ों को आप अपने माइंड के साथ कैसे एसोसिएट कर रहे हो, इसको बेटर समझाऊंगी मैं 3 टाइप से कि एसोसिएशन कैसे कैसे बनती है। फर्स्ट इज कॉन्टिग्विटी, जब 2 इवेंट्स बहुत क्लोज होते हैं टाइम के अंदर, ठीक है, जैसे थंडर आना और लाइटनिंग आना एकदम आसपास हो जाती है, तो आप उन 2 चीज़ों को एसोसिएट करते हैं कि अभी लाइटनिंग हुई है तो अभी थंडर हुआ है, अभी थंडर हुआ है तो अभी लाइटनिंग होगी। सिमिलैरिटी, जब चीज़ों के कोई कॉमन फीचर होते हैं, ठीक है, दीज बोथ आर पेन्स, ठीक है। या जैसे कि उसमें दिया हुआ एग्जाम्पल कि आपका एक डॉग है, यू सी दैट डॉग इज़ अ वेरी फरी एनिमल, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी क्यूट सा, तो आप उसको शायद रैबिट के साथ भी कंपेयर करोगे कई बार। कॉन्ट्रास्ट ये होती है जब 2 चीज़ें एकदम ही ऑपोजिट होती हैं, जैसे आइस एंड फायर, ठीक है, या आइस इन एक्सट्रीमली हॉट वाटर, नॉट फायर एग्जैक्टली, कोल्ड हॉट, डे नाइट, जो भी 2 चीज़ें एक्सट्रीम्स होती हैं, ठीक है, अप डाउन। तो हम इसके बेसिस पे एसोसिएशंस बनाते हैं चीज़ों के बीच के अंदर, एंड देन वी रिमेंबर इट लाइक दैट। अब जो हमारे हर्बर एबिंगस थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सपेरिमेंटली स्टडी की लर्निंग कैसे होती है, और मेमोरी को कैसे यूज़ करा जाता है नॉनसेंस सिलेबल्स के साथ, ठीक है। इन्होंने बहुत केयरफुली मेजर करा कि कैसे कैसे आप रिपीट करते हो चीज़ों को, उनसे मेमोरी आपकी इंक्रीज़ होती है या नहीं करती। उन्होंने एक हमारा फॉरगेटिंग कर्व भी दिया था, कैसे 8 घंटे के बाद आप चीज़ों को फुली भूल जाते हो, ठीक है। तो इन्होंने मेंटल एसोसिएशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्क करा था। देन वी हैव एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसने ये बताया था कि जो बिहेवियर्स हैं, अगर उनका आपका सेटिस्फाइंग आउटकम आता है, रिवॉर्ड मिलते हैं, तो वो बिहेवियर ज़्यादा रिपीट होगा, ठीक है। इफ़ आई गिव यू अ चॉकलेट फॉर स्टडिंग, यू आर मोर लाइकली टू स्टडी। ये कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वर्क बन गया बिहेवियरिज्म का, क्योंकि इफ़ वी सी इट इन अ वे, इट इज़ सिमिलर टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, एसोसिएशन ने हमारे मैकेनिज्म्स को समझाने में कोशिश करी कि मेमोरी जो है, लर्निंग जो है, वो पहली जो फंक्शनलिज्म था हमारा, या प्रैग्मैटिज्म था, स्ट्रक्चरलिज्म था, वो इन चीज़ों को समझा नहीं पा रहा था। तो एसोसिएशनिज्म ने बताया कि हाँ, अगर हम 2 चीज़ों को साथ में देखते हैं तो इट्स बेटर वी फ्रेम एसोसिएशंस इन आवर हेड एंड वी लर्न इट, ठीक है। देन वी हैव बिहेवियरिज्म emerges फ्रॉम एसोसिएशनिज्म। जैसे एसोसिएशंस के बारे में बात करी गई, तो बिहेवियरिज्म जो है वो स्ट्रिक्टली हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता है, जो दिख रहा है वही है, जो नहीं दिख रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एज पर बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, बिहेवियरिस्ट ने कहा कि वी आर नॉट गोना फोकस ऑन देम। साइकोलॉजी जो है, इट इज़ मोर फिजिकल इन नेचर, ठीक है, एंड वील ओनली स्टडी व्हाट कैन बी ऑब्जर्व फिजिकली। उन्होंने कहा कि जो मेंटल इवेंट्स होते हैं, दे आर वेरी अनसाइंटिफिक, बिकॉज आप उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमारे पावलोव आए, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा कि हमारी जो लर्निंग होती है वो कई बार इनवॉलेंटरी होती है। सो आई विल एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू यू। ये चीज़ हम अगैन बहुत इन डेप्थ करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर। आई एम गिविंग यू ओवरव्यू, बिकॉज जितना आपके कॉग्निटिव में रिक्वायर्ड है मैं उतना बता रही हूँ। तो इवान पावलोव ने क्या करा कि ही वॉज अ फिजियोलॉजिस्ट, ही वॉज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। वो उनका ये कह लो कि बस निकल गया एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ और। सो ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन हिज डॉग्स इन विच ही यूज टू मेजर द डॉग का सलाइवा। तो वो खाना देने से पहले डॉग को हमेशा बेल रिंग करते। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी वो इट्स लाइक बेल रिंग हुई और 1 मिनट बाद खाना आ गया, तो जब भी अब धीरे धीरे ये चीज़ रिपीट होती रही, तो जब बेल बजी ना, तो द डॉग स्टार्टेड टू सैलिवेट ऑन द बेल। पहले क्या होता है, जब डॉग फूड को देख रहा था तो उसका सलाइवा जनरेट हो रहा था, बिकॉज द डॉग वाज गेटिंग एक्साइटेड टू ईट। बट धीरे धीरे विद टाइम, क्योंकि वो बेल से पे हो गया, डॉग को पता लगा कि हाँ बेल बजेगी तो मेरे पास फूड आएगा। तो जैसे ही बेल बजती थी वैसे ही द डॉग यूज टू स्टार्ट टू सैलिवेट, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो मीनिंगफुल स्टिमुलस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया, तो उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। न्यूट्रल हमारा बेल था, बेल से पहले कुछ नहीं हो रहा था ना, फिर वो एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट हुआ, फूड के साथ कनेक्ट हुआ, तो फिर वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस बना। देन वी हैव रैडिकल बिहेवियरिज्म। जॉन बी वॉटसन इज़ द फादर ऑफ रैडिकल बिहेवियरिज्म। इन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि आई टोल्ड यू कि इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, इट इज़ बेसिकली अपने ही मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, खुद के बारे में सोचना समझना, ओके।
सो इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंटरनल स्टेट जो होते हैं दे आर कम्प्लीटली इररिलेवेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा थिंकिंग है वो बस एक सब वोकल स्पीच है, और ये मतलब आप साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, उसकी वर्थ ही नहीं है कोई भी। आप बस माइंड में जो सोच रहे हो वो एक अंदर से आपकी स्पीच है, इट डजेंट मैटर। बिहेवियरिज्म ने अपना फोकस एनिमल्स, रैट्स पे ज़्यादा फिक्स करा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों पे ऑब्जर्व करते थे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे, ठीक है। तो एथिकल बेसिस पे इन्होंने एनिमल रिसर्च करनी स्टार्ट करी। आज के टाइम पे देखा जाए तो दे डिड प्योर टॉर्चर ऑन एनिमल्स, एंड आज के टाइम पे दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड ऑल्सो, ठीक है। इफ़ आई एवर गो इन द डिटेल्स ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट, ट्रस्ट मी, यू विल बी हॉरिफाइड। सो आई थिंक यू शुड लुक इट अप एक बार। BF स्किनर की हम बात करें तो ही एक्सटेंडेड बिहेवियरिज्म, आगे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ही सेड दैट इफ सो रिवॉर्ड्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज बिहेवियर, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी पॉजिटिवली री इन्फोर्स कर रहे हो या नेगेटिवली भी री इन्फोर्स कर रहे हो तो it will increase behavior. Like if I'm giving you a chocolate, you are tend to study more because you like chocolates. And if I'm taking something away from you, ठीक है, टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ पेन अवे फ्रॉम यू, जैसे कि आपको बहुत ठंड लग रही है तो आई गिव यू अ ब्लैंकेट, ठीक है। सो दैट इज़ योर नेगेटिव कंडीशनिंग। जैसे कि नेगेटिव इज़ बेसिकली टेकिंग समथिंग अवे, पॉजिटिव इज़ गिविंग समथिंग, एंड ये दोनों चीज़ें जो है ये आपका बिहेवियर इंक्रीज ही करेंगी, बिकॉज इन बोथ द केसेस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है, आपको पेन से दूर करा जा रहा है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है कि आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड करा जा रहा है। Punishment is basically introducing a negative stimuli. Let's say that you are not completing your assignments, so the teacher gave you a 0. So that in no way is acting as a punishment because it is influencing your marks. तो पनिशमेंट से हमेशा बिहेवियर डिक्लाइन करता है। अब रीइंफोर्समेंट जो होती है हमारे इसके काफ़ी सारे स्केड्यूल्स भी होते हैं, इंटरवल स्केड्यूल होता है, वेरिएबल स्केड्यूल होता है, इनके भी टाइप्स होते हैं। दीज थिंग्स विल कवर इन इंट्रोडक्शन, डोंट वरी। कॉग्निटिव में उतना रिक्वायर्ड नहीं अभी। क्रिटिसिजम्स ऑफ बिहेवियरिज्म देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था हमारा, बट कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ को नहीं समझा पाया, बिकॉज इन्होंने मेंटली को तो एकदम ऐसे डिक्लाइन कर देंगे कि ये मेंटल चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो लैंग्वेज कैसे एक्वायर होती है, आप लैंग्वेज को कैसे समझाओगे कंडीशनिंग के बेसिस पे या रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे, पनिशमेंट के बेसिस पे? ये तो बच्चा धीरे 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 सीख ही जाता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करो, इंटरनल थॉट प्रोसेसेस की बात करो, तो दैट वाज समथिंग दैट बिहेवियरिस्ट कुड नॉट जस्टिफाई। क्रिटिक्स जो होते हैं उन्होंने कहा कि बिहेवियरिज्म ने बेसिकली माइंड को एक ब्लैक बॉक्स बोला था जो कि अनएक्सप्लोर्ड है एंड जिसका कोई सेंस नहीं है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड बाय साइंस, ठीक है। सो इट डजेंट एग्जिस्ट, तो उन्होंने वो चीज़ इग्नोर ही कर दी थी। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ कि एनिमल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हर चीज़ जो आप एनिमल पे कर रहे हो दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड टू ह्यूमन्स, इट कैन नॉट बी जनरलाइज टू ह्यूमन्स एज वेल। अब देखो बहुत सारे बिहेवियरिस्ट थे, पर सारे के सारे बिहेवियरिस्ट ऐसे नहीं थे जो बहुत रेडिकल थे। जैसे कि अभी हमने बात करी थी जॉन बी वॉटसन की, तो ही वॉज समबडी हु वॉज एक्सट्रीमली रेडिकल इन नेचर। रेडिकल इज़ बेसिकली अपनी एक ही चीज़ पे स्टक हो जाना, तो उन्होंने कुछ खोल के नहीं देखा आसपास की, एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी। बट देयर वर स्टिल सम बिहेवियरिस्ट जिन्हें था कि नहीं यार, मे बी समथिंग इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द बॉक्स, मे बी वी नीड टू डिस्कवर समथिंग। तो जो एडवर्ड टोलमैन थे, एज एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास, इन्होंने अपना कॉग्निटिव मैप्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इन्होंने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात करी थी। तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द एक्सपेरिमेंट वाज ताकि तुम्हें समझ आ पाए। तो उन्होंने रैट्स को एक बॉक्स में मेज़ में टाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे रास्ते बना दिए, ठीक है, ऐसे जा रहा है कोई रास्ता ऐसे जा रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो एट द एंड देयर वर ब्लॉक्स ऑफ चीज़ और एनी थिंग दैट द रैट लाइक्स, एनी फूड सॉर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो जब तक यहाँ पे चीज़ नहीं थी
तब तक द रैट्स वर समहाउ जस्ट फिगरिंग आउट देयर वे, धीरे 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 धीरे. बट जब उन्हें चीज़ मिली एक बार, लेट्स से दैट रैट इज जस्ट रैंडमली रोमिंग अराउंड एंड दे से ओ माई गॉड देयर इज चीज़ ओवर हियर, आई लाइक चीज़. तो वो चीज़ के लिए भागा, उसने चीज़ खाई. नेक्स्ट टाइम द रैट वॉज केप्ट हियर एंड उसके माइंड में पूरा मैप परसीव हो चुका था. उसके बाद सब मोटिवेशन आ गई थी कि भाई मुझे चीज़ चाहिए. तो जब वो रैट पहले अगर मान लो ऐसे 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 धीरे धीरे जा रहा है, तो फॉर चीज़ द रैट इज गोइंग लाइक दिस. ओके, सो इट शोड कि कैसे मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, कैसे बिहेवियर जो हमारा है वो एक पर्पस से अलाइंड होता है, प्लानिंग लगती है उसके अंदर. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एनिमल्स जो है वो मेंटल मैप्स बनाते हैं अपने इन्वायरमेंट के. ठीक है, और बिहेवियर को, ऐसे बिहेवियर को समझने के लिए इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को समझना भी ज़रूरी है. भाई हमारे एल्बर्ट बैंड्यूरा है, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी कि जो हमारा लर्निंग होता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, इमिटेशन के थ्रू होता है. अगर मैं किसी को देख रही हूँ बहुत ज़्यादा तो आई विल टॉक लाइक दैट, यू नो, द संगत की रंगत वाली चीज़. सो आप ऑब्जर्व करते हो लोगों को. अ चाइल्ड व्हेन इट्स ग्रोइंग अप, व्हेन ही और शी इज ग्रोइंग अप, दे विल स्टार्ट इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स. इफ दे सी दैट द पेरेंट इज ईटिंग राइस विद हैंड, दे विल ईट राइस विद हैंड, मे बी बिकॉज दे आर फ्रॉम अ सर्टेन कल्चर. इफ दे आर सीइंग अ पर्सन ईटिंग, इफ दे आर सीइंग देयर पेरेंट्स ईटिंग पिज्जा विद अ फोक एंड नाइफ, दे विल ईट पिज्जा विद अ फोक एंड नाइफ. वो इमिटेट कर रहे हैं चीज़ों को. देन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अगैन पूरी स्पीशीज़ के अंदर होती है, हर स्पीशी के अंदर होती है, हर एज के अक्रॉस होती है. Just give me a second. Okay, then we'll talk about the साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ बिहेवियरिज्म. ठीक है, तो पहले हमारा आया जीस्टाइल्ट साइकोलॉजी. उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, इट मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, एक होल के अंदर रहना चाहिए, आप उसको छोटी छोटी सी चीज़ों में नहीं डाल सकते. उन्होंने कहा द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. ठीक है, दिस मीन्स कि अपना, अगर आप देख रहे हो एक चीज़ को, कई बार ये होता है ना कि व्हेन वी आर टू क्लोज टू द प्रॉब्लम हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती. बट देन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने एक डॉट को देख रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आएगा ये क्या है. ठीक है, रुको एक सेकेंड, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. इफ़ आई एम जस्ट सीइंग दिस डॉट आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ये डॉट क्या है. बट अगर मैं जूम आउट करती हूँ, अगर मैं इस चीज़ को देखती हूँ, तो आई विल रियलाइज़ कि अच्छा DR डॉट इट मीन्स डॉक्टर. ठीक है, तो आप वो पूरी चीज़ को अलग से समझ रहे हो, एक ओवरव्यू की तरह देख रहे हो. तो बिहेवियर्स जो थे उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करा और बहुत एलिमेंटल चीज़ों पे उन्हें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी. उन्होंने कहा कि बिहेवियरिज्म जो है, बिहेवियर जो है वो सिर्फ उन पार्ट्स को एनालाइज करना है कि कैसे स्टिमुलाई है, क्या कंडीशनिंग हो रही है, क्या रीइंफोर्समेंट हो रहा है. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑन दी अदर हैंड फोकस्ड ऑन कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, होल की तरह कैसे सोचते हैं. इनसाइड कई बार अपना आहा मोमेंट आता है आपका कि अरे यार इट ऑल मेक सेंस नाउ, बिकॉज आपको वो बिगर पिक्चर दिखती है चीज़ों की. ठीक है, अगैन परसेप्शन ऑफ अ फ्लावर, जैसे आप बिहेवियर्स देखोगे तो वो आपको कलर बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा. जिस चाइल्ड साइकोलॉजी बताएगा कि इट्स अ होल फ्लावर. अगर आप सिर्फ ये चीज़ देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी. यू विल हैव टू लुक एट दीज पार्ट्स ऑल्सो to make it look like a flower, which it does not look clearly. It looks like a firefly, but whatever. ठीक है, अगैन यही हमारा आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो इन दोनों के हिसाब से. आहा मोमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस. अब जो हमारे मैक्स वर्दाइमर थे या वुल्फगैंग कोलर थे या कर्ट कॉफका थे, दे आर द वेरी प्रोमिनेंट फिगर्स इन जेस्टाइल्ट साइकोलॉजी. इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है इस फील्ड के अंदर. ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे कैसे आई. ठीक है, अब आई वोंट से कि जिस, अच्छा एंटीसीडेंट वो चीज़ें होती हैं जो पहले आती हैं. आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट. तो बिहेवियरिज्म से पहले यू कैन से जेस्टाइल्ट नहीं था, दे वर समवॉट को एग्जिस्टिंग. धीरे धीरे देर इज़ नो यू नो क्लियर टाइम लाइन ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स. ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से फंक्शनलिज्म स्टार्ट हो रहा है. इट्स नॉट गोइंग लाइक दिस, इट्स गोइंग लाइक दिस. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं को एग्जिस्ट करती हैं. वील डिस्कस दिस इन डिटेल सम अदर डे, बिकॉज बहुत यू नो, अच्छा आई जस्ट टेल यू, अमेरिकन साइकोलॉजी का बहुत इन्फ्लुएंस है. तो हम हर चीज़ को अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जबकि अमेरिकन साइकोलॉजी इज़ लाइक 5% ऑफ द साइकोलॉजी. सो एनीवेज दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे. अभी लेट्स फोकस ऑन व्हाट द कोर्स कंटेंट इज़.
ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे मर्ज हुई, रेवोल्यूशन हुआ, बिकॉज एवरीबडी जब बिहेवियरिस्ट इतना डोमिनेट करने लग गए ना कि हाँ जो हम कह रहे हैं वही सही है, सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस को देखना होता है, जो बाहर से दिख रहा है उसी को देखो, तो धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन इट। ठीक है, कॉग्निटिविज्म ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारे मेंटल प्रोसेस से अच्छा समझा जा सकता है, और बिहेवियरिस्ट ने तो एकदम डिक्लाइन कर दिया था। उन्होंने तो कहते थे कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ें करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और बस जो है सो है। जिस्टाल्ट ने कहा कि सिर्फ इंटरनल पे करेंगे एंड होलिस्टिक परसेप्शन देखेंगे। फिर क्या हुआ कि जो अब ये एकदम ऑपोजिट व्यूज़ हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ क्वांटिटेटिव देखेंगे, उन्होंने कहा सिर्फ इंटरनल है। कॉग्निटिव ने कहा कि नहीं, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। हाउ कैन वी से, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं जिस्टाल्ट को बुरा मान दूँ, बिहेवियरिस्ट को बुरा मान दूँ? नहीं, मैं दोनों को अच्छा बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा उठा के। सो दैट्स व्हाट कॉग्निटिव साइकोलॉजी डिड। कहीं ना कहीं साइकोबायोलॉजी का भी काफ़ी रोल था। कार्ल स्पेंसर लैशली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है, वो वॉटसन के एक पुराने स्टूडेंट थे। उन्होंने, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ वॉटसन, वॉटसन वॉज अ रेडिकल बिहेवियरिस्ट। ठीक है, उन्होंने फिर भी उसके व्यूज़ को क्वेश्चन करा और कहा कि ब्रेन जो है ना वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज कर रहा है बिहेवियर्स को। इट्स नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलाई, इट्स नॉट जस्ट सेइंग कि अच्छा बेल बज रही है तो आई विल सैलिवेट। वहाँ पे कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ब्रेन का मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन किस सपोर्ट करता है, म्यूज़िक, गेम, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आप कैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स से गिटार बजाना सिखाओगे? ओके, डोनाल्ड हेब जो थे उन्होंने आइडियाज़ ऑफ सेल असेंबली दिया कि ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके अंदर जैसे जैसे कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं, जैसे जितना जितना एक्टिवेट होगा वो उतना उतना उसके कनेक्शन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव चैलेंजेस टू बिहेवियरिज्म। जैसे बी.एफ. स्किनर ने लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू, बट उनको बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिटिक दिया गया था नोम चॉम्स्की की तरफ से 1959। रिमेंबर द ईयर, रिमेंबर द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल बेसिस है, सिर्फ रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखी जा सकती है। तो ह्यूमंस, आई एम एबल टू स्पीक थिंग्स, इसके लिए शायद मुझे कभी रिवॉर्ड नहीं मिला है। आई एम एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू गाइज बट आई एम नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर इट। हाउ एम आई एक्सप्लेनिंग, हाउ एम आई एबल टू स्पीक इन इंग्लिश जब मुझे उसके लिए कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला? ठीक है, आज की कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो थोड़ा थोड़ा काफ़ी फोकस शिफ्ट हुआ है, माइंड पे आया है, मेंटल प्रोसेस पे आया है। तो बायोलॉजी, लिंग्विस्टिक, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, हर जगह की डिसिप्लिन से कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशन एंड अप्लाइड कॉग्निटिव साइंस की ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी को। ठीक है, तो 1950s के अंदर साइकोलॉजिस्ट थोड़े से इंट्री हो गए थे इस आइडिया से कि यार मशीन्स जो हैं क्या वो हमारी इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकती है। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग, इंपॉर्टेंट नेम, इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफैक्ट, एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज करा ट्यूरिंग टेस्ट एक, जिसमें कहा कि कंप्यूटर अगर ये पास कर गया टेस्ट, ठीक है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो आप ह्यूमन से डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। ठीक है, इससे धीरे धीरे एआई की फील्ड स्पार्क हुई, जिसने कहा कि यार ऐसे सिस्टम बनाओ जो इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए केपेबल हो, जैसे चेस खेलने के, चेस वाले ऐप्स वी यूज टू प्ले व्हेन वी वर किड्स। अब तो एआई इज डेवलप्ड एट अ वे हायर लेवल। ओके, अब जैसे इनिशियली बहुत ऑप्टिमिस्ट थे रिसर्चर्स कि हाँ एआई विल बी एबल टू रेप्लिकेट ह्यूमन बिहेवियर, बट actually mimicking the exact thinking, the exact cognition of humans, it is not practically possible। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जैसे कंप्यूटर्स हैं, दे स्टिल स्ट्रगल। आप कोई हैंड राइटिंग वाला पेज भेजोगे तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट एज वेल, राइट, जितने आसानी से ह्यूमंस कर लेते हैं। अब अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे कि अर्ली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे दे वर मोटिवेटेड बाय प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड प्रॉब्लम्स। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो डोनाल्ड ब्रॉडबैंड जो थे उन्होंने एविएशन मिसहैप्स को स्टडी करा। जैसे कि अच्छा देयर वाज द स्टडी जब ना प्लेन जो था उसके अंदर इंडिकेटर लेवल्स ना बहुत आसपास लगा रखे थे, एक व्हील के लिए था और एक फ्लैप के लिए था, एक था व्हील डाउन करने के लिए, एक था फ्लैप बंद करने के लिए। तो वो दोनों चीज़ें बहुत पास थी, तो उससे ड्राइवर कोई गलती से प्रेस करता और बहुत ज़्यादा क्रैशेस हो रहे थे। तो धीरे धीरे कैसे मशीन्स को डिज़ाइन करा जाए कि वो ह्यूमन के लिए मोर सूटेबल हो, उन चीज़ों पे वर्क करा गया।
इन्फॉर्मेशन थ्योरी दी थी हमारी शैनन ऑन वीवर ने। इन्फॉर्मेशन थ्योरी ने हमें बताया कि लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि अगैन कंप्यूटर करता है। अगैन विद द एग्जांपल ऑफ बॉक्स एंड एरो मॉडल वी कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देन वी हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन एडवर्टाइजिंग। तो जॉन वॉटसन जो थे उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अप्लाई करा एडवर्टाइजिंग के अंदर कि कैसे लर्निंग और मेमोरी जो होती है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। देन 1960s के अंदर सिंस कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टार्टेड टू इंटीग्रेट मोर डिसिप्लिन्स इनटू इट, जैसे साइकोबायोलॉजी हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीज़ों को जैसे जैसे समझने लगी, जैसे जैसे इंटीग्रेट करने लगी, ऑल बिकॉज इट वॉज डिससेटिस्फाइड विद बिहेवियरिज्म। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वास्ट कर दिया इस फील्ड को। एंड कुछ कॉग्निटिविस्ट थे जैसे जॉर्ज मिलर, हर्बर्ट साइमन एंड एलन नोवेल, दे आर्ग्यूड कि बिहेवियरिज्म जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आप क्यों सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। जॉर्ज मिलर जो आए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, आज भी वी यूज इट, इट्स कॉल्ड मैजिक नंबर 7, कि लोग जो है वो 7 + -2 चीज़ों को याद कर सकते हैं। सो इधर दे कैन लर्न 9 थिंग्स और दे कैन लर्न 5 थिंग्स एट वंस। इसलिए योर नंबर प्लेट्स उनको ऐसे डिज़ाइन करा जाता है कि नंबर्स उसमें ज़्यादा ना हो। या जब हम नंबर्स लिखते हैं, फ़ोन नंबर्स, तो वी राइट लेट्स से 9218172587। तो ये 5 मैं अलग लिख रही हूँ, मैं सीधा 10 नहीं लिख रही, तो देयर इज़ अ गैप इन बिटवीन सो दैट वी कैन रिमेंबर इट ईजीली, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट आज के टाइम पे, बहुत सारी परसेप्शन और मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। अल्रिक नाइजर, अगेन आई टोल्ड यू गाइस, उन्होंने डेफिनेशन दी थी 1967 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। ही रोट अ बुक अबाउट इट। मॉडल्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग की बात करें तो न्यूवेल और साइमन ने 1972 के अंदर प्रपोज करा कि कैसे ह्यूमन सोचते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल्स पे, बेसिक लेवल्स पे, हाउ डज एवरीथिंग वर्क, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी ऑफ माइंड की बात करें तो जेरी फॉर्डर ने पॉपुलराइज करा आइडिया कि जो माइंड है वो कंसिस्ट करता है हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स का, जो अलग अलग चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कोई एक मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, एक मॉड्यूल लैंग्वेज परसीव कर रहा है, एक मॉड्यूल अपना परसेप्शन संभाल रहा है, ठीक है। तो ये बताया कि मेंटल प्रोसेस जो है वो सारे इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने हमारा डोमेन जनरल प्रोसेसिंग को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करा था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे देखो लैंग्वेज वगैरह को तो एक्सप्लेन कर देता है, बट ये जनरल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इफ़ अ पर्सन इज़ नेचुरली स्मार्ट, व्हाट वी कॉल नेचुरली स्मार्ट, कि पर्सन इज़ गुड एट इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, तो आप वो चीज़ कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगर हम मॉड्यूलैरिटी कैसे इवॉल्व हो उसके बारे में बात करें तो हमारे फ्रांस जोसेफ गैल थे, उन्होंने कहा कि जो स्कल होता है ना वो अपने कॉग्निटिव स्किल के हिसाब से शेप होता है, ठीक है, पर इसकी वैलिडिटी थी नहीं कुछ भी। एंड फन फैक्ट इज़ बेसिकली अर्लियर दे यूज टू थिंक कि आपका जितना बड़ा स्कल होगा या जितना बड़ा ब्रेन होगा उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट आप होगे। एंड इवेंचुअली व्हाट टर्न्ड आउट वाज women's brain were bigger, women's brain was skulls were bigger, तो दे रिजेक्टेड द आइडिया कि नहीं विमेन तो हो ही नहीं सकती हमसे ज़्यादा स्मार्ट। देन दे थॉट फ्रंटल लोब जो है, जो फ्रंटल लोब है इट इज़ इट डिक्टेट्स योर स्मार्टनेस। अगैन विमेन का फ्रंटल लोब बड़ा निकला है, देयर लाइक नो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो या थिंग्स वर्क लाइक दैट। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे। एंड आई नो थोड़ा सा हेवी टॉपिक है, बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, बट जस्ट मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। एंड ये मैंने पॉइंटर्स के अंदर इसलिए दिया है सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट। And yes, this is it for today. If you guys have any questions, anything, do reach out to me. And also you can always connect to me on my YouTube, Instagram and email as well. I also have created a WhatsApp community. अगर तुम लोग को notes चाहिए, PPTs चाहिए, PYQs चाहिए, I share everything on this group. इसमें 2 groups हैं mainly. One is the Loki Psychologist Lounge, the other is DU Psychology Students. लाउंज में बेसिकली हम रिमाइंडर्स भेजते हैं, एफर्मेशन भेजते हैं, रिफ्लेक्शन भेजते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक टू समबडी, इफ़ यू वांट टू वेट समथिंग आउट, यू कैन ऑलवेज पुट इट अप देयर।
एंड डी यू साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के अंदर मैं सारे नोट्स भेज देती हूँ, सारा PYQs भेज देती हूँ. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स एनीथिंग यू कैन ऑलवेज आस्क देयर. एंड अगर तुम्हें पर्सनली बात करनी है, अगैन मेरा नंबर उससे तुम्हें मिल जाएगा. ईमेल भी कर सकते हो मेरे को, और मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस डू कमेंट. इफ़ यू गाइज वांट मी टू चेंज द वे आई एम टीचिंग, कुछ समझ नहीं आ रही, यू वांट मी टू रिपीट समथिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, आई प्रॉमिस. So yes, I'll also keep a doubt session before your exam so that you are able to better understand everything. And this is it. Thank you so much for joining. I hope you have a really good day.